स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल पेडागोजी क्लासेस में। और जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे DSSB के बारे में। हम लोगों ने 3 क्लासेस ले ली थी और ये आज हम लोग चौथा लेक्चर लेने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आगे भी मिलेंगी। आइए देखते हैं फिर। हु मैंने बुक मंगवा ली है आप लोग के लिए। मैंने एक नई चीज़ सोची है कि हम लोग लास्ट में एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ेंगे संपूर्ण DSSB। और सिर्फ DSSB के लिए नहीं होगा, वो सब कुछ होगा उसमें। यूपीटेट सीटेट हर चीज़ आप अगर पढ़ोगे तो इन्वॉल्व उसी में हो जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, वो अलग नोट्स भी होगी, अलग हर चीज़ होगा। 4-5 घंटे क्लास होगी, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो हम लोगों ने बात कर ली थी कहाँ तक पिछली क्लास में, उसको तो हम लोगों ने देखा भी नहीं। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी क्रिएटिविटी तक, हम लोगों ने बात कर ली थी। ओके ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने पहले के लेक्चर देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि नहीं देखोगे तो आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, जिससे आगे दिक्कत होंगी आपको। क्या बताऊँ ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दोबारा लेक्चर वो करना पड़ा, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड मैंने पूरा कर लिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। ओके आइए फिर से शुरू करते हैं। बात करते हैं व्यक्तित्व की। ठीक है, क्या होता है व्यक्तित्व, हर चीज़ जानेंगे आज हम लोग अच्छे से। इसमें आप लोग के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो आप लोग से सीधे पूछ लेता है। आइए, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से बना है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हो, कुछ नया नहीं इसमें। अब ये आप लोग के लिए है इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। अगर आपसे पूछेगा पर्सनैलिटी शब्द का जो पर्सोना है ये किस भाषा से बना है, तो वो आपके लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, और ये तो पर्सनालिटी शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है, तो वो तो पर्सोना शब्द है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, लैटिन भाषा और पर्सोना शब्द। अब पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा या नकली चेहरा। ठीक है, अब बात करते हैं पहले जो व्यक्तित्व के बारे में हमारी क्या सोच थी, कि हम लोग व्यक्तित्व को क्या मानते थे कि क्या है व्यक्तित्व और अब क्या है। अवधारणाएं जानते हैं कि क्या लोगों के विचार थे व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व का अर्थ शारीरिक रचना, वेशभूषा, रंग रूप से लगाया जाता था पहले। जो व्यक्ति अपने बाह्य गुणों द्वारा दूसरों को जितना प्रभावित कर ले, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा माना जाता था। पहले क्या होता था कि हम कैसे इम्प्रेस कर ले रहे हैं अपने लुक से या अपने चार्म से, जो जितना अच्छा देखने में होगा उसके हिसाब से उसके व्यक्तित्व की रचना है, तो उसके हिसाब से लोग अपने माइंड में उसकी वो बना लेते थे कि नहीं यार ये इतना अच्छा है। ठीक है, लेकिन अब जो है इसकी अवधारणा अलग है। क्यों? व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके समस्त आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि अब आपके लुक को देख के सीधे कह देंगे नहीं यार इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। आपके फीलिंग्स से इमोशंस लेके आपके विचार, हर चीज़ आपके देखी जाएगी, उसके हिसाब से आपको कहा जाएगा कि नहीं यार इसका व्यक्तित्व या तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यक्तित्व के प्रकार की। विचार और गुणों के आधार पर जुंग ने वर्गीकरण किया है, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी मैंने और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी जो वो है जिस आधार पे उन्होंने किया है वो भी मैंने कर लिया, लेकिन जब मैं उनको पढ़ाऊँगा तब मैं आपको पढ़ा दूँगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा और लोड नहीं लेना है, पढ़ना आराम से है हमें। आइए देखते हैं फिर। अंतर्मुखी जो अपने जीवन शक्ति को अंदर ही संचित रखते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं, मतलब ये लोग दिखावा नहीं करते, अपने अंदर ही रखते हैं चीज़ों को। कम बोलने वाले, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, भीड़ से घबराते हैं, लोगों की दृष्टि से दूर रहते हैं, अव्यवहारिक व असामाजिक होते हैं, हंसी मजाक पसंद नहीं होते इनको, वैज्ञानिक, दार्शनिक या अन्वेषण प्रकृति के होते हैं, ये छल कपट से दूर। भाई सीधी बात है, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो ये सीधी बात है, बहुत पढ़ने वाले होंगे, बहुत मेहनत करने वाले होंगे, जिससे ये वैज्ञानिक बनते हैं या तो कुछ खोजी टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, दार्शनिक भी बन ही जाते हैं इसमें से कुछ। छल कपट इनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से सीधे सीधे मैंने लिखा, फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग ये। अब बात करते हैं बहिर्मुखी की। जीवन शक्ति का संचार बाहर की ओर, दिखावे में भरोसा रखते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं बाहर समाज की दुनिया में। ठीक है ना, समाज केंद्रित होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, चंचल, विवादी और बातूनी होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, वाक चातुर्य होते हैं, जो भी बोलेंगे बड़ी चतुरताई से बोलेंगे। ठीक है ना, उसमें कुछ कमी आप निकाल पाओ ये मुश्किल होगा। नई परिस्थितियों में समायोजन आसानी से कर लेते हैं। अब बात करते हैं उभयमुखी। उभयमुखी क्या होते हैं? दोनों श्रेणी में आते हैं, मतलब जो ये लोग क्या करते हैं अपनी शक्ति को बचा के भी रखते हैं और बाहर समाज की ओर प्रदर्शन भी करते हैं।
सभ्य व्यक्ति होते हैं, कुशल व्यवहार के होते हैं, या आपसे पूछ लिया कि सभ्य व्यक्ति किसके अंदर आएंगे, तो वो है उभयमुखी। सभी को प्रसन्न रखने वाले होते हैं, तर्क क्षमता अधिक होती है दोनों से, विचारशील और कर्मठता दोनों होती, मतलब कोई भी काम करेंगे तो विचार करेंगे पहले, और हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं, ठीक है। और व्यक्तित्व जो होता है इनका वो प्रभावशाली होता है। सीधा पॉइंट था, हर चीज़ बता दिया। बात करते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता की, चीज़ें आपको रिलेट हो जाएंगी यहाँ से। व्यक्तित्व पढ़ा है इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सूझ समझ कल्पना या तो ये सब नहीं पढ़ा है, सीधे यहाँ से व्यक्तित्व विभिन्नता वो मैं आपको बाद में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ये आपको याद कैसे होगा देखिए, ठीक है। इसके जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, जिन्होंने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। अब आपसे पूछे जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया, तो वो है फ्रांसिस गाल्टन ने किया, ठीक है। कैसे याद होगा अभी आपको पढ़ा दूँ फिर बताता हूँ। गाल्टन ने बुद्धि का पहला अध्ययन किया और निर्धारित मापनी का पहली बार प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में कोई भी दो बच्चे बुद्धि में पूरी तरह समान नहीं होते, भले ही वो जुड़वा हों, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार बुद्धि का अध्ययन किया और निर्धारित मापनी का प्रयोग किया, मतलब जो आप लोग IQ निकालते हो ना, उसका इन्होंने प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते। और ये जो है इन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में कहा है। अब देखिए ये आपको याद कैसे होगा, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की, व्यक्तित्व विभिन्नता में एग्जाम्पल लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की। बॉयज़ तो बेचारे एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, सीधे साधे भोले वाले। अब बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियों में सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा मैंने यार मैं जेंडर बायस नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एक बार में आप समझ जाओगे, भूलोगे नहीं कभी। हाँ, तो बात करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की। गर्ल्स में सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, मान लेते हैं, आपका भी मन कर रहा होगा मानने का, ठीक है। गर्ल्स लिए, गर्ल्स, अब देखिए यहाँ बना कौन, गाल्टन साहब, गाल्टन, गर्ल, फीलिंग आ रही ना गर्ल वाली, तो आप लोग यहाँ से ले लीजिए गर्ल से गाल्टन, गर्ल में ज़्यादा व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, जिससे बने हैं गाल्टन साहब, ठीक है। इन्होंने किया जुड़वा बच्चे पे। अब लड़कियों की बुद्धि तो भैया अधिक होती है, या तो आप वो कर नहीं सकते हो, तो एक बार शुरू से बता देता हूँ, देखिए कैसे कनेक्ट होगा। व्यक्तित्व विभिन्नता गर्ल्स में ज़्यादा पाई जाती है, और गर्ल्स से बने गाल्टन, गाल्टन में बुद्धि ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो लड़कियों ने पहला अध्ययन किया, या तो गाल्टन साहब ने पहला अध्ययन किया, ठीक है। अब इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कैसे याद होगा, हेरिडिटी जीनियस। जो लड़की जितनी ज़्यादा जीनियस रहेगी, उसकी हेरिडिटी, उसकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उतनी ही ज़्यादा जीनियस होगी। गाल्टन साहब आपको जीवन में भूलेंगे नहीं, व्यक्तित्व विभिन्नता आपके लिए इतना तो नहीं भूलेगा, एक बार बस आप लोग इसको सही समझ लेना, कोरिलेट कर लेना। परिभाषाएं भी आपको याद करवा देता हूँ। आइए परिभाषा में बात करते हैं स्किनर साहब की, पहले इन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। मतलब व्यक्तित्व विभिन्नता इन्होंने कहा वो चीज़ है जिसका आप मापन कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मापन कर सकते हो, व्यक्तित्व विभिन्नता। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, जितने भी चीज़ का आप मापन कर सकते हो कि नहीं पहले ये नहीं था और अब हो गया है, या तो ये दो बच्चों में ये समान नहीं है, ठीक है ना, वो सब आएगा आपके व्यक्तित्व विभिन्नता के आगे अंदर। अभी आपको याद कैसे होगा देखिए, स्किनर से बने आपके स्किन, और स्किन तो आपके बॉडी में संपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व विभिन्नता में जब भी संपूर्ण की बात की जाए तो वो स्किन है। अब एक और तरीका है, देखिए हमारी बॉडी में जो स्किन होती है, मतलब स्किन सबकी बॉडी में अलग अलग होती है, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। तो संपूर्ण की बात करें व्यक्तित्व विभिन्नता में अंतर पाया जाता है, हर व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है स्किन में, ठीक है। अब आपको ये याद रहेगा। जेम्स ड्रेवर, हमेशा मैंने इनको ड्राइवर ही लिया है, आज भी लेते हैं। पहले देख लेते हैं इन्होंने कहा क्या। एक व्यक्ति अपने समूह के सदस्य के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत में जो विभिन्नताएं रखता है उस व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है। इसका इनका मतलब ये हुआ कि कोई भी है, एक बालक है, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं समूह के हर बालक समान होंगे, एक जैसे देखने में होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी की आंखें, किसी के बाल, किसी की लंबाई, किसी की हाइट, किसी कुछ ना कुछ तो अंदर होगा ही। मानसिक की बात करें तो कोई भी एक कार्य है तो वो एक ढंग से नहीं करते हैं, सबका अलग अलग ढंग होता है, ठीक है। तो यही जो अंतर पाए जाते हैं ना, यही व्यक्तित्व विभिन्नता कही जाती है। अब ये आप लोग को याद कैसे होगा, औसत में विभिन्नताएं रखता है, ठीक है ना। बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर जो होते हैं उनकी जो औसत स्पीड होती है ना, वो भी आप देख लो किसी की सेम नहीं होती है। जो बहुत अच्छा चलाते हैं, किसी का 70, किसी की 80, तो किसी की 90। तो ऐसे आपको याद होगा कि हर ड्राइवर की जो है औसत स्पीड जो होती है उसमें भी वो विभिन्नताएं रखते हैं। किसने कहा, ड्राइवर साहब ने। टायलर से अगर आप लेंगे तो ये जो टाई बना है, ये मैच का आप जो स्कोर जब लेवल हो जाता है, टाई हो जाता है मैच, वहाँ से आप इनका एग्जाम्पल लोग। पहले इन्होंने क्या कहा हम देख लेते हैं।
एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के अंतर इतना साफ पाया जाता है कि व्यक्तित्व विभिन्नताएं सार्वभौमिक प्रत्यक्ष होती हैं। मतलब कोई भी देख के आपको ये बता सकता है, सबके सामने वो प्रश्न वो रहती हैं कि आप कोई भी देख के ये बता सकता है कि नहीं यार इनमें अंतर हैं, ये दोनों सेम नहीं है। अब आपको ये याद कैसे होगा? टाई जब होता है मैच, तो वो सबके सामने सार्वभौमिक प्रत्यक्ष होता है, सबके सामने टाई होता है, ठीक है। आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो कि सार्वभौमिक मतलब सबके सामने जो होता है वो मैच टाई होता है। सबने ये सब ये बात मानते कि हाँ मैच टाई हुआ। तो सार्वभौमिक की जब बात करें, संपूर्ण अलग है, सार्वभौमिक अलग है, ऐसे चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। अब व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो गाल्टन साहब ने 4 क्षेत्र बताए, कैसे याद होगा? गाल्टन, ये 4 है, 1 2 3 4 और ये 4 है। शारीरिक विभिन्नता है, लंबा मोटा दुबला और मोटा ही है। मानसिक की बात करें तो सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, कुशल, और ये भी आपको आगे हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। संवेगात्मक की बात करें तो दया क्रोध, किसी में दया ज़्यादा, किसी में क्रोध ज़्यादा होती है। व्यक्तिगत की बात करें तो मापन की मापनीय गुण में कहीं भी पाई जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको कुछ वो कह सकते हो कि नहीं लंबा मोटा नाटा है तो ये है वो है। आप मापन कर रहे हो और इन सब पॉइंट्स के सिवा जो कहीं भी कुछ मिलता है तो व्यक्तिगत विभिन्नता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। अब मुंडो साहब ने क्या कहा है विकास के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग विकास के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। कुछ यहाँ पे गायब है क्या? नहीं, सब कुछ है। तो मुंडो ने कहा है विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। मुनरो, इसको आप लोग कहीं से कनेक्ट कर लेना। हार्लक साहब का चाहे जो भी हो इनका सिद्धांत हो, इनका चाहे जो वो आप लोग अच्छे से पढ़ना। DSSS में पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है। इनको बहुत लोगों ने फिर क्रिटिसाइज़ भी किया कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो, पेपर में तक छाप दिया गया था इनको, लेकिन इन्होंने किया और मान्य है हर चीज़, अच्छे से मान्य भी आज के ज़माने में मान्य है। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब हार्लक साहब की बात करते हैं तो विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है जिसमें फलस्वरूप नवीन क्षमताओं का एवं विशेषताओं का जन्म होता है। अब इन्होंने क्या कहा? विकास क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है, मतलब शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जब आप जाएंगे ना तो ऐसा नहीं है कि एक साथ विकास हो जाएगा। जो भी चीज़ों का विकास होता है वो धीरे धीरे होता है, एक क्रम में होता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं, मतलब देखिए क्या है कि जैसे आपका विकास हुआ तो पहले आप किसी भी डिसीजन को लेते थे आप कोई तर्क नहीं करते थे, ठीक है ना, लेकिन आप धीरे धीरे तर्क करने लगे और सोचने लगे और चीज़ों को एनालाइज करने लगे। तो ये नवीन योग्यताओं एवं विशेषताएं जो जन्म लेती हैं ना, यही विकास है। हार्लक साहब ने ये कहा है। अब बात करते हैं गेसेप साहब ने क्या कहा है? विकास एक अवधारणा से बढ़ के है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक, इन 3 रूपों से मापन भी हो सकता है। शारीरिक रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक, ठीक है। अब गेसाप साहब ने क्या कहा कि विकास जो है एक अवधारणा से बढ़ के है, ठीक है ना, जिसका हम लोग एनालाइजन या तो मूल्यांकन करें तो शारीरिक रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहार, इन तीनों चीज़ का इनका मापन भी किया जा सकता है। कैसे? शारीरिक रचना की बात करें तो शैशवावस्था हमारी छोटी थी, अब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जो शरीर की रचना होती बड़ी हो जाती, अंग हमारे हर एक अंग का विकास होता है तथा व्यवहार हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हल्के हल्के बदलती जाती हैं। इन तीनों चीज़ का मापन किया जा सकता है, ठीक है। ये तो कहा है गेसेप साहब ने। अब बात कर लेते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर की। उप्स, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। वृद्धि और विकास की बात कर लेते हैं। तो वृद्धि जो होता है कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, जैसे कि आप जानते हैं वृद्धि जो होती है कि किशोरावस्था के बाद समाप्त हो जाती है। विकास आजीवन चलता रहता है, हर टाइम कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीखता ही रहता है। मूर्त मतलब इसे देखा जा सकता है, अमूर्त इसे देखा नहीं जा सकता। मात्रात्मक, ये मात्रात्मक होती है, इसे हम लोग इसका मापन कर सकते हैं, नीचे लिखा भी मैंने। गुणात्मक एवं मात्रात्मक, मापन संभव नहीं, यह तो पूरी तरह संभव आप मापन नहीं कर सकते हो, ठीक है। यह सिर्फ शारीरिक होती है, अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी, सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक संवेगात्मक हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित होती है। इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती लेकिन इसकी दिशा निश्चित होती है। ये पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि के बारे में क्या कहा है? वृद्धि को सिर्फ कोशिकाएं वृद्धि माना है, इन्होंने वृद्धि को सिर्फ कोशिकाएं वृद्धि माना है, ठीक है ना। और क्या कहा है इन्होंने? वृद्धि एवं विकास वास्तव में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपडेट ही तो है। अब बात करते हैं विकास के सिद्धांत की, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास अलग अलग क्षेत्र में आजीवन चलता रहता है। असमान गति का सिद्धांत,
शैशवावस्था में शिशु का 90% विकास, मतलब इसने यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारे विकास की गति है ना वो असमान होती है। हर एक अवस्था में जो है हम लोग अलग अलग सीखते हैं, क्योंकि हमारे मानसिक जो हमारी माइंड पावर है वो हर अवस्था में अलग अलग होती है, जिससे हम लोग की जो सीखने की क्षमता है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता हर अवस्था में अलग अलग पाई जाती है। सरल से जटिल की ओर, विकास की शुरुआती प्रकृति सरल, बाद की जटिल होती है। ठीक है, आइए आगे। व्यक्तित्व विभिन्नता के कारक, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे सीधे पूछा गया है कि अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं इन चार में से। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन चार में था, पूछा गया DSSB में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, एक बार पढ़ दे रहा हूँ मैं। बाकी कारक तो आप सभी जान रहे हैं कि ये सब प्रजाति जो है, बिल्कुल प्रजाति आप जहाँ रह रहे हैं आपकी, और बात कर लिए आदिवासियों की तो अलग अलग जो हमारे बहुत अंतर पाया जाएगा। लिंग की बात करते हैं, लड़का लड़की में विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं, शारीरिक से लेकर मानसिक तक हर चीज़। आयु की बात कर लेते हैं तो हाँ बिल्कुल, हमारी आयु में हमारे पापा की आयु में बहुत अंतर है, हमारी बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मेरा जो भाई पढ़ रहा है, या तो कोई तो जुड़वा भी हैं, उनमें भी जो शिक्षा है, आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे याद करो चीज़ें, हर चीज़ अलग अलग होती है। रुचि भी अलग होती है, अधिगम भी अलग होता है। ठीक है ना, ग्रहण शक्ति ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं समझ रहा हूँ, जैसा आप समझ रहे हो वैसा मैं समझूँ। दृष्टिकोण अलग होता ही है। कोई भी एक टॉपिक दे दो, आप उसको देख रहे हो तो आपका दृष्टिकोण कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा। आप उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, मैं नेगेटिव रखूँगा, ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हो। धर्म बिल्कुल अलग है, संस्कृत, भाषा, व्यवसाय, पहनावा, खान पान, ये सब कारक है व्यक्तित्व विभिन्नता के। ठीक है ना, अब व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा में हम लोग प्रयोग कैसे करें। जैसा कि पहले जो व्यक्तित्व विभिन्नता था ये अभिशाप माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पता चला व्यक्तित्व विभिन्नता अभिशाप नहीं है हमारे लिए, बल्कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जैसे बच्चे रहेंगे तो कुछ अलग क्या सीखने को मिलेगा यार। क्लास में जितनी ज़्यादा व्यक्तित्व विभिन्नता रहेगी उतना ही अलग, उतना ही कुछ क्रिएटिव मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं छोटे संख्या की व्यवस्था। अब कैसे आप व्यक्तित्व विभिन्नता को शिक्षा में कंट्रोल कर सकते हो, या तो कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हो। छोटे छोटे क्लासेस को आप सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए, जिससे 20-30 लड़के एक साथ रहें, तो इतने ही व्यक्तित्व मतलब इतने ही अंतर होंगे, इतने ही माइंड अलग अलग होंगे। तो उससे क्या होगा कि 20-30 लोग में, और ज़रा 100 लोग एक साथ कर दोगे तो उनको काबू कौन करेगा, सबसे बड़ी बात। तो छोटे छोटे समूह में या तो संख्या में बना के इसको हम लोग आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। विविध शिक्षण विधि, अलग अलग शिक्षण विधियों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ताकि हर बालक जो है, हर की माइंड कैपेसिटी अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो समझे। बहुउद्देशीय विद्यालय, ऐसा नहीं सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करो, कुछ बच्चों का खेल में मन कर रहा है, या तो कुछ का अलग एक्टिविटीज़ में जैसे डांस म्यूजिक में कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ का उन्हें व्यवस्था दो, जिससे वो हर चीज़ का अपना विकास कर सके। जो बालक जो करना चाह रहा है वो कर सके। ठीक है ना, बहुस्तरीय पाठ्यक्रम। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पाठ्यक्रम को बस एक ही लेवल बनाओ कि नहीं यार ये मीडियम छात्र के लिए, नहीं यार ये हार्ड। आप उसको मर्ज करके बनाओ, लचीलापन होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, मानसिक वर्गीकरण, जो भी आप बना रहे हो ऐसे बनाओ कि जितने भी बालक हैं वो आसानी से उसको ग्रैब कर सकें। ठीक है, 2 शिक्षार्थियों में तुलना ना करें। जहाँ भी तुलना शब्द आया तो NCF 2005 उसको वैसे ही गलत कहता है। ठीक है, बहुस्तरीय शिक्षण होना चाहिए, विविध मूल्यांकन तकनीकें होनी चाहिए। अब आप ये भी नहीं कि सिर्फ अंकों का मूल्यांकन कर रहे हो, आप एक्टिविटीज़ की करो, उसके स्पोर्ट्स में कितना कर रहा है, कितना डिसिप्लिन में है, हर चीज़ का आप उसका मूल्यांकन करो ना, तब तो पता चलेगा हर पक्ष के बारे में। विविध मात्रा या स्तर या गृह कार्य। अब आप गृह कार्य जितना ज़रूरी है आप जान ही रहे हो, आप गृह कार्य दोगे, ज़रूरी नहीं कि हर बालक एक जैसे करे, जिससे हमें पता चलेगा कौन बालक कितना क्रिएटिव है। ठीक है, विविधता शब्द या सम्मान ही व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। जितना अंतर होता है, ठीक है, वही व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। विकास की अवधारणाएं की बात कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, आदत या आकृति का जन्म जो उसमें पहले मौजूद नहीं थे, विकास कहलाता है। अब कहते हैं आप 4 साल की उम्र में आपसे कोई बात करे, अगर तार्किक कोई बात करे कि नहीं आप इस चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के इसका डिसीजन लीजिए, क्या आप ले पाओगे? नहीं। लेकिन यही 14-15 साल की उम्र में आप चीज़ों को सोचते हो, अच्छे से उसका एनालाइजन करते हो, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है ना, तो ये जो नई चीज़ें या तो नई आदतें या नई आकृति का जो जन्म हुआ है ना, यही विकास है। ठीक है, प्रमुख बिंदु उसके देख लेते हैं 4, ये 5 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विकास की अवस्था गर्भावस्था से होती है। शैक्षिक विकास पूछे तो वो शैशवावस्था से गिनी जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, ये आपके क्षेत्र हैं विकास के।
अब आपको ये कैसे याद होगा, विकासात्मक कार्य की अवधारणा जो है वो रॉबर्ट ने ड्रॉ की है, ठीक है ना। तो क्या विकासात्मक कार्य की अवधारणा रॉबर्ट ने ड्रॉ की है, ठीक है। अब विकास के अधिगम का सिद्धांत ये आपके रिचर्डसन स्पेयर ने दिया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। परिभाषाएं की बात करें, बहुत बहुत ईजी। स्किनर ने क्या कहा है, हमारे स्किन का जो विकास होता है वो कैसे होता है, धीमे धीमे होता है और होता रहता है, ठीक है, सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। वुडवर्थ कैसे आपको याद होंगे, डबल वा आया है, एक वा दो वा, एक वा दो वा, वातावरण एवं वंशाक्रम का गुणनफल वुडवर्थ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनकी, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, चलिए आइए बस देख लेते हैं, एक पॉइंट बचा है। अंतः संबंध का सिद्धांत, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण, कुपोषण से शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। क्यों, आपके कुपोषण होगा शारीरिक विकास रुक जाएगा, और हर विकास की पहली मांग है शारीरिक विकास, तो हर विकास आपस में जुड़े होते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी आप आगे देखिए, आपको बहुत चीज़ें मैंने आगे भी, अब आगे शुरू होगा आपका सिद्धांत, आपके हर एक मनोवैज्ञानिक को अच्छे से हम लोग लेंगे और इसी में पढ़ते जाएंगे आगे। कुछ नया पढ़ने को मिला हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिल्कुल। और हम लोग कल फिर मिलते हैं ऐसे टाइम, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।